Hello friends, today I am going to make the collection of best tips and tricks for CSIR NET previous year questions on ordinary differential equation. So let's start this video. देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके लिए जितने भी फार्मूला रिक्वायर्ड है ना, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिन फार्मूले से बन सकते हैं उन सभी फार्मूले और थ्योरम्स या फिर जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उनके हम क्या करेंगे, वीडियो का पूरा कलेक्शन बन लेने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के साथ आप जुड़े रहिए और हम एक एक फार्मूला और थ्योरम को एक्सप्लेन भी करते जाएंगे साथ ही में क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो हम यहाँ पे डाल लेते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बेस्ट ट्रिक्स एंड फार्मूला। ये जो आप है आपका वो गेट और नेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने चलते हैं तो आपको ये नहीं समझ में आता है इसमें कौन सी ट्रिक लगानी है या फिर कैसे इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, है ना। उसके बाद मैं इसमें एक और वीडियो डालने वाला हूँ जिसमें मैं जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला या फिर टिप्स और वगैरह हैं उनको भी हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और वो भी प्रूफ वगैरह के साथ। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो अप्लाई होते हैं फार्मूला उनका पूरा कलेक्शन एक साथ रखने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, अगर हमारे पास जो पहला है वो क्या कहता है कि इफ़ y1 एंड y2 आर, इफ y1 एंड y2 आर टू सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ये मान के चलता हूँ कि आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत इसमें ODE में आता ही होगा, है ना। इतना तो आता होगा तभी तो अभी की तैयारी कर रहे हैं। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तो पता ही होगी, है ना। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन वो भी कैसी है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इफ y1 एंड y2 आर टू सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होगी, जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन सीधी सी बात हमें पता है इस टाइप की होती है, वाई डबल डैश, एक सेकेंड, ये हमारे पास हो जाएगी वाई डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। एंड इफ y1 एंड y2 फॉर्म फंडामेंटल फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन, देन एंड इफ y1 एंड y2 फॉर्म फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन, देन हमारे पास कुछ कंडीशंस होते हैं जिनको हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनमें याद रखना है। देन फर्स्ट इज, इसको हम ए से लिख लेते हैं। देन हमारे पास y1 और y2 क्या होंगे, देन y1 एंड y2 आर कंटिन्यूअस। तो y1 और y2 कैसे होंगे, दोनों सॉल्यूशन हमेशा कंटिन्यूअस होंगे। जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या है, दे आर, यानी कि जो दोनों सॉल्यूशन है ना, दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। हमने यहाँ पे जो भी लिए इक्वेशन लिए किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी के लिए, है। तो हमारे पास जो भी दोनों सॉल्यूशन है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर, क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। फिर हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या है इसका, सी, दे कैन नॉट हैव कॉमन जीरो, यानी कि जो y1 और y2 होंगे उन दोनों के पास कॉमन जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो दे कैन नॉट हैव कॉमन जीरो, ठीक। इसका क्या मीनिंग हुआ, ठीक है, दे कैन नॉट हैव कॉमन जीरो, इसका मीनिंग क्या हुआ,
अगर हमारे पास जो y1 है, ठीक है, से अगर हम मान लेते हैं कि इफ x नोट इज रूट ऑफ y1, लेट x नोट इज रूट, यानी कि रूट का मतलब क्या होता है कि उसकी वैल्यू रखने पर फंक्शन की वैल्यू जीरो आ जाएगी, y की वैल्यू। इफ x नोट इज रूट ऑफ y1, देन हमारे पास y1 x नोट क्या होगा, y1 x नोट इज इक्वल टू जीरो, बट y2 x नोट कैन नॉट बी जीरो। मतलब उन दोनों के पास कॉमन जीरो नहीं हो सकते हैं कि x नोट, अगर x नोट जो है अगर वो y1 का रूट है तो y2 का रूट नहीं होगा, और अगर y2 का रूट है तो y1 का नहीं होगा, ठीक है। फिर डी पॉइंट क्या आता है, दे कैन नॉट हैव रिपीटेड जीरो, दे कैन नॉट हैव रिपीटेड जीरो। रिपीटेड जीरो का मीन्स क्या होता है, पता है किसी को, बताइए क्या होता है रिपीटेड जीरो का मीन्स, है ना। देखिए इसका मीनिंग क्या है कि अगर हमारे पास एक्स नोड बोलते हैं, एक्स नोड इज रूट ऑफ y1, ठीक है, सपोज y1 एक्स का रूट है, ठीक है। इफ एक्स नोड इज रूट ऑफ y1, देन तो हमारे पास y1 एक्स नोड तो जीरो होगा, ठीक है, बट y1 डैश, यानी कि जो y1 का जो डेरिवेटिव है, ठीक है, वो जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या होगा कि जो y1 का डेरिवेटिव है वो एक्स नोड, यानी कि एक्स नोड पॉइंट पर जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। क्योंकि देखो रिपीटेड रूट का मीनिंग कुल मिला के ये होता है कि अगर हमारे पास जैसे कि कोई मान लेते हैं कि अगर एक्स नोट जो है वाई का रूट है, तो वाई एक्स नोट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, वाई डैश एक्स नोट इज इक्वल टू जीरो हो जाता है, तो इसका मतलब इसके पास क्या है, रिपीटेड रूट है, यानी कि इसके पास क्या डबल रूट है। अगर यहाँ पे वाई डबल डैश जीरो हो जाए तो इसके पास क्या हो गया, ट्रिपल रूट हो जाएगा भाई, है ना, ये जी। तो इसका मतलब होता है इसके पास रिपीटेड रूट मिल रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि रिपीटेड रूट का क्या मीनिंग है यहाँ पे। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें चार पॉइंट थे। एक और पॉइंट इसमें नोट करने वाला है कि इफ solution y1x, if the solution y1x, ठीक है, have two consecutive zeros, ठीक है, if solution y1x have two consecutive zero x node and x1, x node and x1, such that, अगर उसके पास दो कंजिक्यूटिव जीरो है एक्स नोड और एक्स वन है, सच दैट एक्स नोड हमारे पास क्या आता है, लेस देन एक्स वन आता है, देन देयर ऑलवेज एग्जिस्ट ए रूट, देन देयर ऑलवेज ए रूट, यानी कि रूट का मीनिंग क्या होता है भाई, जीरो है। देन देयर ऑलवेज एग्जिस्ट रूट ऑफ वाई टू एक्स इन एक्स नोड कॉमा एक्स वन। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर हमारे पास जो भी वाई वन एक्स है, ठीक है, हमारे पास जो भी यहाँ पे वाई वन एक्स है, अगर उसके पास हमें दो कंजिक्यूटिव जीरो मिल रहे हैं, कौन कौन से, एक्स नोड और एक्स वन मिल जाते हैं, ठीक है, ये हमारे पास दो कंजिक्यूटिव जीरो है, एक्स नोड और एक्स वन है। और अगर हमारे पास एक्स नोड क्या हो जाता है, लेस देन एक्स वन होता है, देन देयर ऑलवेज एग्जिस्ट रूट ऑफ वाई टू एक्स, तो हमारे पास जो वाई टू एक्स होगा उसका भी रूट क्या मिलेगा, इस सेट के अंदर ऑलवेज मिलना चाहिए, ठीक है। ये इसमें जो हमारे पांच पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें क्या होता है ना, इन पे क्वेश्चन जो आते हैं थ्योरेटिकल टाइप के आते हैं, तो आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा ही नहीं। तो ये चीज़ें याद रखनी है पाँचों, ठीक है। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है इसमें, इफ वाई वन वाई टू आर द टू सोल्यूशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए बी, इफ वाई वन एंड वाई टू फॉर्म फंडामेंटल सेट ऑफ सोल्यूशन। अब फंडामेंटल सेट ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, अब इसके बाद मैं बताता हूँ, पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो वाई वन और वाई टू अगर पहली बात तो क्या है कि कंडीशन होगी वाई वन और वाई टू कंटिन्यूस होंगे, और दोनों ही क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे क्लोज इंटरवल के ऊपर, जिसके ऊपर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की डिफाइन है। दे कैन नॉट हैव कॉमन जीरो, मतलब कि अगर एक्स नोड हमारे पास वाई वन का जीरो है तो वो वाई टू का जीरो नहीं हो सकता। दे कैन नॉट हैव रिपीटेड जीरो, यानी कि अगर एक्स नोड जो है वो वाई वन एक्स का रूट है ना, तो हमारे पास वाई वन डैश एक्स का नहीं होना चाहिए उसको। लेकिन दे कैन नॉट रिपीटेड जीरो, तो हम कहेंगे कि इफ वाई वन एक्स नोड इज इक्वल टू जीरो बट वाई वन डैश एक्स नोड, है ना, ये ठीक था। ये वाई वन प्राइम भी बोल सकते हैं इसको, मतलब कि इसका जो डिफरेंशिएशन है उसको डिनोट कर रहा है, ठीक है। इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ वाई वन डैश एक्स नोट, ठीक है।
If solution of y1 x have two consecutive 0 x naught x1 such that x naught less than x1, then there always exist a root या फिर 0 of y2x in x naught x1। इस ओपन इंटरवल के अंदर क्या होगा कि हमारे पास y2x का भी रूट एग्जिस्ट करेगा अगर हमारे पास y1 के पास क्या हो, दो consecutive 0 x naught और x1 मिलते हैं। ठीक, अब देखते हैं फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है ना। फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन, फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए इसका कंसेप्ट क्या होता है, हमारा फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ y1 y2 y3 और इसी तरह से yn। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो, इफ y1 y2 y3 एंड yn आर n, ये हमारे पास n लिखा है ना, आर n लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये कैसे है, हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है ऑफ nth ऑर्डर, nth ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, इफ y1 y2 y3 yn आर n लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, n लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ nth ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर differential equation, then they form a set of solution, then they equation, then they form a set of solution called fundamental set of solution, form a set of solution called fundamental set of solution। ठीक है, इसका सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ, ये तो समझ में ही गया होगा इसमें क्या ही है। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर हमारे पास कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी है nth ऑर्डर के होमोजीनियस, ठीक है, और y1 y2 y3 yn यानी कि जो भी हमारे पास उसके दो तीन, जैसे कि अगर हमारे पास तीन ऑर्डर की है, चार ऑर्डर की है, तो हमारे पास चार सॉल्यूशन मिलेंगे इस तरीके से। एन सॉल्यूशन होते हैं उसी के पास है ना, और उसके बाद एन लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिल रहे हैं तो ऑर्डर के होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के पास। और वो कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। जो सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट है आपको गौर करने वाली, वो क्या होनी चाहिए, ये कैसे होने चाहिए, दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना। तो ये छोटा सा लिखा है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मीनिंग क्या हुआ, लीनियरली, लीनियर इंडिपेंडेंट। अच्छा, अब लीनियर इंडिपेंडेंट पता है सॉल्यूशन कब होता है, जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है y1 y2 y3 yn वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होते हैं। तो हमारे पास कई तरीके होते हैं चेक करने के। जैसे कि अगर हमारे पास क्या आ जाए, y1 x, जैसे कि मान लो एक सॉल्यूशन y1 है एक y2, तो y1 नॉट इक्वल टू होना चाहिए k/2, मतलब कि किसी भी उसका मल्टीपल नहीं होना चाहिए। एक तो ये तरीका होता है सिंपल सा, कि अगर मल्टीपल में आ रहा है वो तो कभी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा, वो डिपेंडेंट हो जाएगा। और बाकी दूसरा क्या होता है कि अगर हम उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखें, मान लो हमारे पास y1 y2 y3 yn सॉल्यूशन और हम उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए c1 y1 प्लस c2 y2 प्लस c3 y3 cn yn बनाते हैं, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट काम होंगे जब हमारे पास सारे कोफिशिएंट जो है c1 c2 c3 और cn इजिकल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। और तीसरा तरीका क्या हो सकता है, और तीसरा तरीका क्या होता है ना, ये हम क्या चेक कर रहे हैं, ये हम चेक कर रहे हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। ठीक है, इसके लिए भी वाले मेथड यूज कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, तीसरा तरीका हमारा ये हो सकता है कि उन सबके रॉन्स्कियन चेक करते हैं। अब रॉन्स्कियन क्या होता है ये तुम्हें पता नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए भी हम इसी के नेक्स्ट वाले पार्ट में बताएंगे, यानी कि इसके बाद ये भी बताते हैं कि रॉन्स्कियन क्या होता है। तो रॉन्स्कियन जैसे कि हमारे पास y1 y2 y3 yn इन सबका रॉन्स्कियन निकालेंगे, और अगर रॉन्स्कियन क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो रॉन्स्कियन नॉन जीरो यानी कि सॉल्यूशन कैसे है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हमारे पास ये हो गया लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है, लाइक नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जो कि हमारा क्या है, रॉन्स्कियन है ना। तो पहले हम रॉन्स्कियन पढ़ लेते हैं, इसके बाद पढ़ लेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक, तो रॉन्स्कियन क्या होता है, जैसे कि तुम लोगों ने वहाँ
और रॉन्स्कियन को तुम ऐसे समझ सकते हो, जैसे डिटर्मिनेंट वगैरह वहाँ पे निकालते थे हम, उसी तरह से यहाँ पर रॉन्स्कियन निकाला जाता है, थोड़ा सा बट डिफरेंट है, इसका कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट और यहाँ पे रॉन्स्कियन निकाला जाता है। ठीक है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो क्या होता है कि रॉन्स्कियन ऑफ एन फंक्शंस, अगर हमारे पास एन फंक्शन है y1 y2 y3 एंड yn, ठीक है, y1 y2 y3 yn इज गिवन बाई, तो रॉन्स्कियन कैसे निकालते हो, देखो यहाँ से निकालेंगे रॉन्स्कियन ऑफ y1 y2 है ना yn इज इक्वल टू, मैट्रिक्स जैसे बनाते हो बस इसकी मैट्रिक्स बना लो, और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, क्योंकि हमारे पास फंक्शन एक्स का चल रहा है ना, जो वाई वो फंक्शन किसका होता है, एक्स का, तो यहाँ बाहर लिखते हैं इसे स्मॉल एक्स। ये किसके बराबर होगा, हम पूरा एक मैट्रिक्स बनाएंगे इस टाइप की, ये है ना, और यहाँ पे क्या लिखना है, जो भी हमारे पास फंक्शन है पहली लाइन में ऐसे लिख दो y1 y2 टू सो ऑन, यहाँ से yn। फिर सेकंड लाइन में क्या होगा, इन सबका डिफरेंशिएशन, जैसे कि y1 का हो जाएगा y1 डैश, y2 का हो जाएगा y2 डैश, और इस तरह करते करते यहाँ पे आ जाएगा yn। फिर थर्ड में क्या आएगा, इसका सेकंड डिफरेंशिएशन, यानी कि y1 डबल डैश y2 डबल डैश, फिर करते करते yn डबल डैश। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से, थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ उसको, तो yn डबल डैश। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या लिखेंगे, अब देखो लास्ट में क्या आता है, ये आखिर ये जो रॉन्स्कियन है कहाँ तक लिख सकते हैं, है ना, ये पता होना चाहिए। तो ये जब भी हम लिखते हैं, ये हम ऐसा लिखते हैं कहाँ तक, y की पावर n-1, यानी कि उसको हम n-1 से डेरिवेटिव तक निकाल सकते हैं। ठीक है, y1, और इसी तरह से y2 के लिए लिखेंगे यहाँ से, और इसी तरह से yn के लिए लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे y1, और ये n-1 से डेरिवेटिव इसका निकाला जा सकता है, ये है ना। तो ये जो होता है हमारा क्या क्या लगता है, रॉन्स्कियन। ठीक है, तो ये रॉन्स्कियन तुम्हें पता चल गया। अब इस मैट्रिक्स को हम सॉल्व करके क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट वगैरह निकालते हैं, जो भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तुमने रॉन्स्कियन निकाल लिया, अब हम निकालते हैं यहाँ से रॉन्स्कियन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, रॉन्स्कियन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी कैसे है, लीनियर। अच्छा, सेकंड ऑर्डर के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब पता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या निकालने जा रहे हैं, रॉन्स्कियन ऑफ द सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम सेकंड ऑर्डर की एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को ले लेते हैं, क्या होती है, जैसे कि हमने ले लिया यहाँ से a नोड x y डबल डैश x प्लस, थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिख लेता हूँ ना, a नोड x y डबल डैश x, है ना। ये सभी क्या है, देखो x यहाँ पे क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y जो होता है हमारा वो डिपेंडेंट होता है x के ऊपर। ठीक, प्लस a1x y डैश प्लस a2x, है ना, y x, है ना, a2x y इक्वल टू जीरो, किसके लिए, फॉर, एक सेकेंड, किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, एक्स वैल्यू हमारी क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर लेके चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे पास जो ए नोड एक्स है, इस कंडीशन में जो हमारे पास कंडीशन दी है उसके डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें हमारा ए नोड एक्स जो होता है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि हम सेकंड ऑर्डर की ले रहे हैं। ए नोड एक्स कैन नेवर बी जीरो, ऑल्सो ए नोड एक्स a1x एंड a2x। ठीक है, ये तीनों ही क्या है, ये है कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, a0x a1x एंड a2x आर कंटिन्यूस, ये क्या है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है एक्स की, कंटिन्यूस फंक्शन है एक्स। ठीक है, और हमारे पास क्या होंगे, क्योंकि हमारे पास सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, देन y1 y2 आर एनी टू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देन रॉन्स्कियन
इज गिवन बाई, तो हमारे पास रॉन्स्कियन क्या हो जाएगा, देन रॉन्स्कियन कैसे निकालोगे इसका बता सकते हो, अभी हमने फॉर्मूला बताया था। अब देखो यहाँ पे वही लगा देंगे, y1 y2, और इनके लिए हमें क्या चाहिए, रॉन्स्कियन चाहिए, तो w ऑफ y1 y2 x इक्वल टू, सिंपली लिखेंगे यहाँ से y1 y2, तो यहाँ लिखेंगे y1 डैश एंड y2 डैश। इसको जैसे मैट्रिक्स सॉल्व की जाती है वैसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि इनका इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस में इनका इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो पहले इनको लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाता है, इसका रॉन्स क्या आ जाता है। अब देखो अगर हमारे पास जो रॉन्स्कियन है वो कैसा होगा, अब हमने ये समझ लिया है कि रॉन्स्कियन हमारा क्या होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट उसमें समझेंगे कि हमारे पास रॉन्स्कियन अगर जीरो आता है तब क्या होता है, रॉन्स्कियन नॉन जीरो आता है तब हमारे पास सॉल्यूशन कैसे होंगे, ठीक है, उनके सॉल्यूशन के टाइप क्या होंगे, ठीक। इससे पहले हम क्या करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको हम बोलते हैं एबल्स फार्मूला, और इसके ऊपर हमेशा नेट या गेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो पहले इसको समझते हैं कि एबल फार्मूला क्या होता है। इन सभी कंसेप्ट पर अभी हम क्वेश्चन वगैरह भी लेंगे। पहले हम थोड़ा सा इन तीनों चारों टॉपिक्स को समझ लेते हैं, क्योंकि इन सभी से एक दूसरे से सभी रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे एबल्स फार्मूला, ठीक है। देखो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम जो एबल्स फार्मूला है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि एबल्स फार्मूला का यूज़ कब किया जाता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस, सेकेंड ऑर्डर के होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सेकंड ऑर्डर के होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम, एक सेकंड, टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम क्या करते हैं, इस एबल फॉर्मूला का यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब हम कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं क्या, सेकंड ऑर्डर के एक होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, कंसीडर सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। वो क्या होगी, सेकंड ऑर्डर की होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी हमने पढ़ी थी जैसे कि वैसी ही होती है ना, क्या हो जाती है, ए नोड एक्स वाई डबल डैश, सेकंड ऑर्डर तो वाई डबल डैश है, प्लस ए वन एक्स वाई डैश प्लस ए टू एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। किसके लिए होती है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, कोई भी इंटरवल में दे देगा ए कॉमा बी, जो कि कैसा होगा, क्लोज इंटरवल होगा, ठीक है, क्लोज इंटरवल ए बी। अच्छा एक बात हमेशा याद रखना कि जैसे कि हम हमेशा जो फॉर्मूले वगैरह होते हैं हमने जैसे घर में इस तरीके से पढ़ रखा है इसको, तो पेपर में वहाँ पे हो सकता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को वो इस टाइप से लिखें, मतलब कि सीधे से एक तो सिंप्लीफाई पे जैसे लिखा जाता है, तो इसमें कंफ्यूज टेंशन होगा नहीं, मगर फिर भी एक बार इसको ट्राई जरूर करो लिख के, है ना, कि ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं, ए टू एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, सबको पता है ये चीज़, है ना। तो इस फॉर्मूले को भी हमेशा दिमाग में रख के चलो वहाँ पे। अब देखो यहाँ भी वही चीज़ें क्या है कि हमारे पास देखो, क्योंकि सेकंड ऑर्डर की है तो यहाँ से क्या होगा, ए नोड एक्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। दूसरी बात क्या है कि हमारे पास जो ए नोड एक्स है, ठीक है, ए नोड एक्स, ए वन एक्स और ए टू एक्स तीनों ही कैसे हैं, कंटिन्यूस फंक्शन है। ए वन एक्स और ए टू एक्स ऑलवेज कैसे होते हैं, आर कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ एक्स, है ना, फंक्शन ऑफ एक्स, ये हमेशा कैसे होंगे, कंटिन्यूस फंक्शन होंगे एक्स के। और वाई वन वाई टू हमारे पास इनके क्या होंगे, कोई भी दो सोल्यूशन है, एंड हमने कहा लेट वाई वन एंड वाई टू आर एनी टू सोल्यूशन, आर एनी टू सोल्यूशन ऑफ, आर टू सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो अब इसका हमारा जो रॉन्स्कियन होता है, ठीक है, अभी हम क्या कर रहे थे, रॉन्स्कियन को उस तरीके से कैलकुलेट कर रहे थे। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो अभी हमने रॉन्स्कियन को किस टाइप से कैलकुलेट किया था, रॉन्स्कियन के लिए हमने ये वाला फार्मूला लगाया है ना, मतलब कि वाई वन वाई टू और वाई वन डैश वाई टू डैश। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एबल फार्मूला के केस में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देन हमारा जो रॉन्स्कियन होगा उसके लिए हम एबल का फार्मूला लगा देंगे,
यानी कि रॉन्स्कियन एक्स इजिकल टू ए ई टू दावर माइनस का ए वन एक्स अपॉन ए नोट एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक है, तो हम ये वाले फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास देखो रॉन्स्कियन का हमने फार्मूला निकाल लिया। यहाँ से क्या आया, रॉन्स्कियन के लिए आ गया ए रॉन्स्कियन डब्ल्यू एक्स इक्वल टू ए ई टू दावर माइनस ए वन एक्स ए नोड एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ पे ए वन एक्स इसका कोफिशिएंट था, ए नोड एक्स जो है वो वाई डबल डैश है ना। यहाँ से देखोगे तो ये जो ए नोड एक्स है वो किसका, ए वन एक्स है ना। ए वन एक्स जो है वो वाई डैश का कोफिशिएंट है और ए नोट एक्स किसका, वाई डबल डैश। यानी कि जो हमारे पास एन माइनस वन पावर होती है, जैसे कि हमारे पास एन ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेते हैं, तो जो एन माइनस वन पावर को कोफिशिएंट होता है उसको ऊपर लिखना है, फिर उसके बाद हमें क्या लिखना है, जो हाईएस्ट पावर को कोफिशिएंट उसको नीचे लिख देना है। बस इतना काम करना है। तो पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ से देखो हमारे पास क्योंकि सेकंड ऑर्डर की है तो जो हमारे पास वाई डैश का कोफिशिएंट है उसको ऊपर लिखेंगे ए वन एक्स, और जो वाई डबल डैश का कोफिशिएंट हाईएस्ट पावर का उसको नीचे लिख देते हैं। ठीक है, रोशनी केस में। और ए यहाँ पे हमने बताया था कोई कांस्टेंट है। ठीक, अब हम क्या देखते हैं, देखो रॉन्सकियन की कुछ प्रॉपर्टी होती है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ रॉन्सकियन, प्रॉपर्टीज ऑफ रॉन्सकियन। अब रॉन्सकियन की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं, देखो सबसे जो मेन प्रॉपर्टी है रॉन्सकियन की, कि अगर हमारे पास कोई भी रॉन्सकियन दिया, ठीक है, तो हम रॉन्सकियन के लिए बोल सकते हैं रॉन्सकियन इज आइदर आइडेंटिकली जीरो, आइडेंटिकली जीरो, और ठीक है, और नेवर जीरो। ठीक है, रॉन्सकियन या तो हमारे पास आइडेंटिकली जीरो होता है या फिर नेवर जीरो होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ ना, दैट इज देखो अगर इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हमारे पास कह रहा है कि डब्ल्यू ऑफ एक्स, जो भी रॉन्सकियन है डब्ल्यू एक्स नोड इक्वल टू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, और सम एक्स नोड के लिए, देन दिस इंप्लाई करेगा, यानी कि अगर हमारे पास डब्ल्यू एक्स नोड यानी कि जो रॉन्सकियन है वो कह रहा है किसी पॉइंट एक्स नोड पे जीरो हो जा रहा है, किसी सम यानी कि किसी पॉइंट एक्स नोड के लिए, तो उसको आइडेंटिकली क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। यानी कि रॉन्सकियन जो होगा वो रॉन्सकियन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इसके लिए फॉर ऑल एक्स के लिए। ठीक है, इसी तरीके से जो सेकंड पॉइंट पॉइंट है वो क्या है कि अगर हमारे पास कभी भी किसी भी पॉइंट के लिए रॉन्सकियन क्या हो जाता है, नॉन जीरो आ जाता है फॉर सम एक्स नोड के लिए। ठीक है, अगर हमने कैलकुलेट किया रॉन्सकियन हमारे पास किसी पॉइंट एक्स नोड के लिए रॉन्सकियन कैसा आ गया, नॉन जीरो आ गया, देन हमारे पास जो रॉन्सकियन होगा एक्स का वो ऑलवेज क्या होगा, नॉन जीरो होगा, किसके लिए, फॉर ऑल एक्स के लिए, है ना। तो रॉन्सकियन या तो जीरो हो सकता है या फिर जीरो कभी भी नहीं हो सकता है ना, या तो सारी वैल्यूज के लिए जीरो होगा या फिर किसी भी वैल्यू के लिए जीरो नहीं होगा, ये बात याद रखनी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट हो गए। इसी में थर्ड पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पर बन सकता है ना। अगर हमारे पास कभी भी हमने किसी पॉइंट पर रॉन्सकियन निकाला और वो रॉन्सकियन कितना आ जाता है, मान लो एल्फा आ जाता है। ठीक है, अब इसमें तीन केस है, देखो अगर हमारे पास क्या आ जाए, इफ एल्फा क्या आ जाए, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास जो रॉन्सकियन होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, किसके लिए, फॉर ऑल एक्स के लिए। ठीक है, बी केस में हम क्या ले सकते हैं, अल्फा हमारा लेस देन जीरो हो सकता है। अगर अल्फा लेस देन जीरो आ गया किसी पॉइंट सम एक्स नोड के लिए, ठीक है, तो हमारे पास जो भी रॉन्सकियन होगा वो क्या आएगा, लेस देन जीरो आएगा फॉर ऑल एक्स के लिए। और तीसरा केस क्या है कि अगर हमारे पास रॉन्सकियन इक्वल टू जीरो हो गया, यानी कि अल्फा इक्वल टू जीरो हो जाता है, यानी कि डब्ल्यू एक्स नोड इक्वल टू जीरो आ जाता है फॉर सम एक्स नोड के लिए, फॉर सम एक्स नोड, है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो डब्ल्यू एक्स आएगा रॉन्सकियन आएगा वो जीरो आ जाएगा, किसके लिए, फॉर ऑल एक्स। ये पांच पॉइंट को बहुत ज़्यादा जरूरी है, इनको याद रखो, है ना। अब हम जो इतनी देर से बात कर रहे थे कि हमारे पास से जो सॉल्यूशन होता है वाई वन वाई टू वो किस पर डिपेंड करता है, वो रॉन्सकियन पर डिपेंड करता है कि हमारे पास रॉन्सकियन कैसा है ना, मतलब कि रॉन्सकियन नॉन जीरो है या फिर जीरो है। तो अब हम देखते हैं इसके लिए, ये हो गए तीन पॉइंट। अब हमारे पास ये जो दो पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ लिख लेता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चौथा और पांचवा पॉइंट क्या है, देखो अगर हमारे पास इफ, है ना, यानी कि हम बोल सकते हैं वाई वन एंड
y2 आर लीनियर इंडिपेंडेंट, ठीक है। y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ, यानी कि ये कंडीशन दोनों तरफ से होल्ड करेगी हमेशा, है ना। y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट x नोड, अगर हमें वहाँ पे कोई पॉइंट ऐसा मिल जाता है x नोड जिस पर हमारा रॉन्स्किन कैसा हो जाए, नॉन जीरो हो जाए। क्योंकि हमने बताया था रॉन्स्किन जब नॉन जीरो होता है तभी हमारे पास क्या मिलेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ देयर इज सम x नोड सच दैट, जो हमारे पास रॉन्स्कियन है w ऑफ x नोड क्या हो जाए, नॉन जीरो, ठीक। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, y1 y2 लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात याद रखना। इसीलिए इसको 2-3 बार मैं रिवाइज कर चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तुम्हें हर जगह याद रखना है। दूसरी बात क्या है कि y1 एंड y2 आर लीनियरली डिपेंडेंट, y1 और y2 क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे कब, इफ़ एंड ओनली इफ, एक सेकेंड, y1 एंड y2 आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट सम x नोड सच दैट, अगर वहाँ पे हमें कोई एक्स नोट पॉइंट मिल जाए सच दैट कि हमारे पास जो रॉन्स्कियन हो जाए वो क्या बन जाए, रॉन्स्कियन हमारे पास जीरो आ जाए। तो हमारे पास कैसे होंगे, y1 और y2 दोनों ही लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। ये भी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के अगर रॉन्स्कियन हमारे पास कैसा है, नॉन जीरो, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, और अगर रॉन्स्कियन हमारे पास जीरो आ जाता है तो लीनियरली डिपेंडेंट मिलेंगे सॉल्यूशंस, ठीक है। इसी से रिलेटेड सम मोर पॉइंट्स, इस स्लाइड अपने मन से बड़ी हो जाती है क्या, चलो ठीक है। अब देखते हैं, देखो ये हमारे पास आ गया, पांचवा पॉइंट हो चुका था, यहाँ लिख लेते हैं सिक्स्थ पॉइंट। इफ y1 और y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, इफ y1 एंड y2 आर, इनको बिल्कुल रट डालो है ना जबान पे। इफ y1 and y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट देन दे नेवर हैव कॉमन जीरो, देन दे नेवर हैव कॉमन जीरो, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास y1 और y2 कैसे हो जाते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, देन दे नेवर हैव कॉमन जीरो। मीनिंग क्या हुआ इस चीज़ का, कि अगर y1 और y2 दोनों ही लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो हमारे पास कॉमन जीरो नहीं मिलेगा। यानी कि कॉमन जीरो मिलने का क्या मतलब हुआ, कि अगर y1 x नोड इज इक्वल टू जीरो हो रहा है, देन y1 x नोड, यानी कि सॉरी, अगर y1 x नोड तो मैं ले ही चुका हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। अगर हमारे पास y1 x नोड जीरो हो रहा है, देन y2 x नोड कैन नेवर बी जीरो, ठीक है। इसका मीनिंग ये हुआ, फॉर सम x नोड, है ना, जो कि क्या है, x नोड हमारे पास क्या है, यहाँ पे है जीरो है, फॉर सम जीरो x नोड, फॉर सम जीरो x नोड देने वाला कॉम्पनी। भाई ये जीरो का मतलब हो गया कि मतलब यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन है y1 x का, y1 x y2 x का, ठीक है। तो अगर कह रहा है कि सम जीरो, या फिर इसको रूट बोल सकते हैं ना, रूट बोलते हैं, फॉर सम रूट, फॉर सम रूट ज़्यादा सही रहेगा, जीरो को तुम जीरो ना समझ लो, इसलिए फॉर सम रूट एक्स नोड y1 x नोड इक्वल टू जीरो है, देन y2 x नोड नॉट जीरो होना चाहिए, मतलब कि उनके पास कभी भी कॉमन जीरो नहीं आएगा, ठीक। सातवां पॉइंट क्या है, इफ y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट then they never have common point of extrema. If y1 y2 are linearly independent, then they never have common point, then they never have common point of extrema, ठीक। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इफ y1 y2 आर द लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, ठीक है, y1 y2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है, देन दे नेवर हैव कॉमन पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। देखो कॉमन पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा कब अकर होते हैं, इसका मीनिंग सिंपल सी ये है कि अगर हमारे पास जैसे कि एक्सट्रीमा के लिए कॉमन पॉइंट कब अकर होंगे, जब y1 डैश एक्स की बात हो रही है यहाँ पे, जब हमारे पास जो उनका डिफरेंशिएशन है, यानी कि जो उनके डेरिवेटिव्स हैं,
उनकी वैल्यू हमें किसी पॉइंट पे चेक करनी है। हम मान लेते हैं कि फॉर सम पॉइंट के लिए, फॉर सम पॉइंट एक्स नोट के लिए, अगर हमारे पास क्या हो जाए, वाई वन डैश एक्स नोट इजिकल टू जीरो हो जाए, और क्या हो जाए, वाई टू डैश एक्स नोट भी क्या हो जाए, जीरो आ जाए, इम्प्लाइज देन एक्स नोट हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स नोट इज कॉमन पॉइंट, है ना। तो हमारे पास एक्स नोट जो हो जाएगा कॉमन पॉइंट हो जाएगा किसके लिए, एक्सट्रीमा के लिए, कॉमन पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। तो इसका मीनिंग यहाँ से अगर हम समझे तो वाई एंड वाई टू आर लीनियरली इंडिपेंडेंट देन दे नेवर हैव कॉमन पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। इसका सिंपल सी मीनिंग ये है कि इफ फॉर सम एक्स नोड, इफ फॉर सम एक्स नोड, एक्स नोड, है ना। एक सेकेंड, इसको जरा सा यहाँ से उठा के नीचे कर देते हैं, ठीक। अरे यार, देखो, इफ फॉर सम पॉइंट एक्स नोड वाई वन डैश एक्स नोड इज इक्वल टू जीरो, देन वाई टू डैश एक्स नोड मस्ट नॉट बी जीरो। ठीक है, इसका मीनिंग सिंपल सी ये है कि अगर वाई वन डैश एक्स नोट इक्वल टू जीरो हो जाता है देन वाई टू डैश एक्स नोट मस्ट नॉट बी जीरो। ऐसा क्यों? अच्छा, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर वाई वन डैश और वाई टू डैश एक्स नोट जीरो हो जाएंगे तो जब हम रॉन्सकियन निकालेंगे पॉइंट एक्स नोट के ऊपर तो हमारे पास क्या आएगा, हम यही तो लिखते हैं, वाई वन एक्स नोड, यहाँ लिखेंगे वाई टू एक्स नोड, यहाँ क्या लिखेंगे, वाई वन डैश एक्स नोड, और यहाँ लिखेंगे वाई टू डैश एक्स नोड। ठीक है, ये क्लियर है। जब ये लिखोगे तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई वन डैश और वाई टू डैश जीरो, तो डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और अगर रॉन्सकियन का डिटरमिनेंट हमारा जीरो आ जाता है तो कैसा बन जाता है, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। हमें पता है कि अगर रॉन्सकियन का जो डिटरमिनेंट है वो जीरो आ गया तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो इस वजह से हमारे पास क्या होता है कि कॉमन पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास वाई वन वाई टू लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब हम देखो इसके आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे पॉइंट बना के लिख दिया था, इसकी कोई जरूरत नहीं है, फिर भी लिखा रहने देते हैं उसको। अब देखो, ये हमारे पास था सातवां पॉइंट। अब हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आठवां पॉइंट। वो क्या है, अगर वाई वन और वाई टू लीनियरली इंडिपेंडेंट है देन दे नेवर हैव कॉमन जीरो, यानी कि रिपीटेड जीरो, है ना। इफ वाई वन वाई टू आर एल आई यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट, देन दे नेवर हैव रिपीटेड जीरो। ठीक है, तो उनके पास कभी भी रिपीटेड जीरो नहीं मिलेंगे। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर हमारे पास वाई वन एक्स नोड इजकल टू जीरो हो जाता है फॉर सम एक्स नोड के लिए, है ना, बट वाई टू एक्स नोड मस्ट नॉट बी जीरो, यानी कि वाई वन डैश एक्स नोड, है ना, मस्ट नॉट बी जीरो, है ना। इफ वाई वन और वाई टू आर लीनियरली इंडिपेंडेंट देन दे नेवर हैव रिपीटेड जीरो, यानी कि उनमें से किसी के पास भी रिपीटेड जीरो नहीं मिलने चाहिए। ठीक है, वाई वन वाई टू के लिए। इसी तरह से अगर हमारे पास क्या हो जाता है, वाई टू एक्स नॉट इजिकल टू जीरो हो जाता है, बट वाई टू डैश एक्स नॉट मस्ट नॉट बी जीरो, है ना, वाई टू डैश एक्स नॉट कैन नेवर बी जीरो। ठीक है, ये बात याद रखोगी फॉर सम एक्स नॉट के लिए, फॉर सम पॉइंट एक्स नॉट। ये हमारे पास आ गया आठवां पॉइंट। फिर देखो, इसका जो नाइन्थ पॉइंट है वो क्या है, इफ वाई वन इज solution of second order, if I1 is the solution of the second order linear differential equation, then ठीक है, such that linear differential equation such that जो हमारे पास y1 है उसके पास क्या मिलता है, रिपीटेड जीरो, है ना, y1 हैज रिपीटेड जीरो। अच्छा, अब बताओ, अगर y1 के पास रिपीटेड जीरो मिल गया इसका मीनिंग क्या हुआ कि y1 x नोट इज इक्वल टू भी जीरो हो जाएगा फॉर सम x नोट के लिए, और y1 डैश x नोट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब उसका डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा, पॉइंट x नोट पे जीरो हो जाना चाहिए फॉर सम x नोट के लिए। देन इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, तुम सोच सकते हो।
इससे सिंपल सा कंक्लूजन निकलेगा कि अगर हम पॉइंट पे उसका रोन्सकिन निकालेंगे तो क्या आएगी उसकी वैल्यू बताओ। जब देखो यहाँ पे लिखते हैं y1 x नोड, ठीक है, y2 x नोड, y1 डैश x नोड एंड y2 डैश x नोड। क्योंकि सेकंड ऑर्डर की है तो दो सॉल्यूशन तो मिलेंगी। अब हमें y2 के बारे में कुछ नहीं पता है और कह रहे हैं कि उसका जो एक सॉल्यूशन है, y1 सॉल्यूशन है किसका, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, और y1 के पास रिपीटेड जीरो, y2 की कोई जानकारी नहीं है। यानी कि हमें नहीं पता कि y2 डैश x नोड जीरो है कि नहीं है, हम मान के चलते हैं नॉन जीरो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट तभी भी हम देख रहे हैं कि जो y1 x नोट जीरो हो गया, यानी कि ये पार्ट जीरो हो गया है, तो हमें इससे कोई लेना ही देना नहीं हुआ, ठीक है। इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, हमारे डिटरमिनेंट आ जाएगा जीरो। यानी कि हमारे पास जो y1 y2 कैसे आएंगे, y1 एंड, यानी कि y1 इज लीनियरली डिपेंडेंट टू एवरी सॉल्यूशन y2, यानी कि यहाँ से क्या इम्प्लाई होता है कि y1 इज लीनियरली डिपेंडेंट टू एवरी सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन तुम लोगे y2, उसके लिए क्या हो जाएगा, y1 जो होगा वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, है ना। और हमारे पास जो y1 के पास एक सॉल्यूशन है हमेशा, वो कैसा होगा, y1 ऑलवेज हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन है, y1 हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन, y1 हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन दैट इज y ऑफ x आइडेंटिकल टू जीरो। और y1 के पास ऑलवेज एक ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा y ऑफ x इक्वल टू जीरो, आइडेंटिकल टू जीरो, है ना, ये चीज़ है। ठीक है, अब देखिए इससे पहले हम कोई नेक्स्ट टॉपिक पढ़ें तो इससे पहले हम एक इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट है थोड़ा सा, हम पढ़ लेते हैं पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। क्या पता है आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन क्या है, ठीक है। तो अगर नहीं पता है तो देखते हैं हम क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ, फिजिक्स वगैरह में तो पढ़ा ही होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, बट यहाँ पे नहीं पढ़ा होगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आचार्य वाले लिख दिया, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम पढ़ना है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसी के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इस कंसेप्ट को हम पढ़ेंगे। तो हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर nth ऑर्डर, ठीक है, कंसीडर nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, कंसीडर nth ऑर्डर एलडीई लिख देते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास क्या है, ए नोड एक्स, देखो अब nth ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या ले सकते हो, ए नोड एक्स डी टू द पावर एन वाई डी एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए वन एक्स डी टू द पावर एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में हम लिख सकते हैं, यहाँ से देखो ए एन माइनस वन एक्स वाई डैश, ठीक है, और प्लस लास्ट में हमारे पास क्या टर्म आता है, ए एन एक्स वाई इज इक्वल टू, क्योंकि हम कैसे ले रहे हैं ये, हमने जस्ट एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर किया तो हम इसको मान के चलते हैं कि हमारे पास एक नॉन होमोजीनियस, ठीक है, क्यू एक्स है। अब हम कंडीशन के हिसाब से होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस को बना लेंगे। अगर क्यू एक्स हमारे पास क्या आ जाता है, जीरो आता है तो हमारे पास होमोजीनियस, और अगर नॉन जीरो आता है तो नॉन होमोजीनियस। ये इक्वेशन किसके लिए डिफाइन है, ये इक्वेशन डिफाइन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, एक क्लोज इंटरवल लेते हैं ए बी के लिए, ठीक है। कभी कभी इस इंटरवल को हम आई भी लेके चलें, कोई दिक्कत नहीं, बात वही है, हमें एक इंटरवल चाहिए था बस, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे जितने भी कोफिशिएंट हैं, वेयर सभी कोफिशिएंट ए नोड ए वन ये सभी कैसे कंटिन्यूस हैं, वेयर ए नोड एक्स ए वन एक्स ए टू एक्स और ए all are continuous, all are all continuous function of x, are continuous function of x, ये सभी x के कंटिन्यूस फंक्शन है। अब देखो, अब यहाँ से दो पॉइंट में याद रखने हैं, देखो केस फर्स्ट क्या हो सकता है, व्हेन क्यू एक्स इक्वल टू जीरो, व्हेन जो हमारे पास क्यू एक्स है जीरो, मतलब कि हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही है, होमोजीनियस बन जा रही है, ठीक है। देन जब हमारे पास क्या आता है, व्हेन क्यू एक्स इक्वल टू जीरो, है ना, एंड वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई एन आर वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई एन आर एन सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एन ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन तो एग्जैक्टली एन सोल्यूशन आते हैं, है ना, आर एन सोल्यूशन ऑफ
डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। when qx is equal to 0 and y1 y2 y3 yn are n solution of the differential equation, then हम अगर कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ठीक है, then तो हमने कहा अगर हम कोई भी y ऑफ x इक्वल टू y ऑफ x इक्वल टू समेशन pi yi i इज इक्वल टू 1 to n, यानी कि ये सी आई वाई, देखो इसको ज़्यादा सा तुम्हें वो समझने की जरूरत नहीं कि बहुत कठिन चीज़ है इसमें, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है ना। ये सिंपल से क्या है कि लीनियर कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि अगर हम इन सॉल्यूशन वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई एन के हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए, ठीक है, यानी कि ये क्या है एक्चुअल में सी वन वाई वन प्लस सी टू वाई टू सी थ्री वाई थ्री और यहाँ पे लास्ट में सी एन वाई एन, ठीक है, और आर्बिट्री, और यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट सी वन सी टू सी थ्री कैसे हैं, यहाँ पे ऑल सी आई कैसे आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, वेयर यहाँ पे सी आई क्या है, ये आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है। सी आई मतलब आई इजकल टू 1 2 3 रखते जाओगे तो हमारे पास सी वन सी टू वैल्यू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो कुल मिला के ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी कि अगर हमारे पास देखो वाई वन वाई टू वाई थ्री क्या है, एन सॉल्यूशन है, ठीक है, एन सॉल्यूशन, ठीक है। अगर वाई वन वाई टू एन सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो जो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा है ना, दिस वाई एक्स इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन, ठीक है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या बनेगा, दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज आल्सो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब देखो, अब इसका केस टू देखते हैं हम, तो हमारे पास केस टू में क्या है, केस नंबर टू। केस टू क्या हमने क्या पढ़ा था, पहले वाले केस क्या था कि जब हमारे पास क्यू एक्स क्या होता है जीरो हो जाए, ठीक है, मतलब कि हमारे पास इक्वेशन होमोजीनियस थी। यहाँ पे क्या लेंगे, व्हेन क्यू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि अगर हमारे पास क्यू एक्स नॉट जीरो हो जाए। अब देखो, जब हमारे पास क्यू एक्स क्या है, क्यू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखो व्हेन वाई एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है एंड वाई वन वाई टू, ठीक है, व्हेन क्यू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई एन आर एन सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, आर एन सोल्यूशन ऑफ, एन सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ठीक, हमने क्या बोला कि अगर हमारे पास क्यू एक्स कैसा हो, नॉन जीरो हो जाए, ठीक, और वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई एन क्या है, एन सोल्यूशन हो जाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के, देन जो हम यही लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, ठीक है, यानी कि वाई एक्स, देन वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन सी आई एक्स आई, ठीक, आई इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है, वाई इज इक्वल टू सी आई एक्स आई, इसका मतलब ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो पता है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन। यहाँ पे सी आई क्या है, सभी आर्बिट्री कांस्टेंट है यार, सी आई यहाँ से क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक, आर्बिट्री कांस्टेंट। अब हमारे पास ये जो सॉल्यूशन वाई एक्स होगा, ये क्या होगा, क्या अभी बताओ, ये क्या यहाँ पे जो सॉल्यूशन वाई एक्स है, क्या ये सॉल्यूशन बनेगा या फिर नहीं बनेगा। जैसे कि हमने पहले वाले केस में क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास क्यू एक्स जीरो हो जाता है, वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई एन क्या एन सॉल्यूशन है, तो हमने देखा कि इसका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन में लेते हैं, वो ऑलवेज क्या होता है, सॉल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। बट इस केस में क्या ये होगा, क्योंकि अब हमारे पास कैसा है, क्यू एक्स नॉन जीरो, यानी कि हमारे पास नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और यहाँ पे वाई वन वाई टू वाई एन क्या है, एन सॉल्यूशन है। तब वाई एक्स इक्वल टू सी आई एक्स आई जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा इज सॉल्यूशन, इज सॉल्यूशन इफ, इज सॉल्यूशन ओनली इफ हमारे पास जो समेशन सी आई आ जाए, यानी कि जितने भी सी वन सी टू सी थ्री सी एन है, जो इनके आर्बिट्री कांस्टेंट है, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, यानी कि हम सी थ्री नहीं लिखेंगे, यहाँ पे डॉट डॉट कर देते हैं, सी वन प्लस सी टू प्लस सी एन, इनका सभी का सम क्या हो जाए, वन के बराबर आ जाए, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये जो भी हमारे पास सॉल्यूशन होगा वो क्या बन जाएगा,
जो वाई एक्स होगा वो लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर हमारे पास nth ऑर्डर की एक नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाती है और उसके पास वाई वन वाई टू वाई एन क्या है, उसके एन सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, तो उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वाई एक्स, ठीक है, वो सॉल्यूशन कब बनता है, वो सॉल्यूशन तभी बन सकता है जब हमारे पास सी वन प्लस सी टू जो आर्बिट्री कांस्टेंट का सम हो, वो क्या आ जाए, वन के बराबर आ जाए। तो ये कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ सी आई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, वन आना चाहिए। इसको याद रखो। इस पे क्वेश्चन हमेशा मतलब कि पूछे जाते हैं इस पे, ठीक है। ठीक है, तो देखो हमारे पास जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, थ्री सॉल्यूशन ऑफ द सर्टेन ऑर्डर, ठीक है, थ्री सॉल्यूशन ऑफ द सर्टेन ऑर्डर, और दिया नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये तो दिया। थ्री सॉल्यूशन ऑफ द सर्टेन ऑर्डर नॉन होमोजीनियस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि ये नॉन होमोजीनियस, देखो दे रखा है यहाँ पे, दे रखा है ये नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। आर बाई वन बाई टू एंड बाई थ्री, ये तीन दिए हैं, और कह रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन ऑफ इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इनमें से कौन सा कह रहा है कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो हमने अभी क्या पढ़ा रखा है, ये देखो इस क्वेश्चन में कंसेप्ट लगने ही नहीं, मतलब कंसेप्ट क्या क्या, इसको तुम सॉल्व कर ही नहीं सकते हो, इसको देखा जाए तो इसमें सिंपल सा तुम्हें यही थ्योरम लगानी है, यानी कि थ्योरी लगा लेनी है, क्या लगानी है, कि अगर हमारे पास कोई भी नॉन होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, तो वो हमारे पास कब होती है, यानी कि उसका जो लीनियर, ये हमारे पास क्या दिए हैं, ए बी सी ऑप्शन देखो पहले, ठीक है, तो अगर हम यहाँ से ए बी सी ऑप्शन को, ए बी जो भी देखते हैं, ए बी सी और डी ऑप्शन चारों को देखो, ये क्या दिखाई दे रहा है, ये सॉल्यूशंस का लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो है, ठीक है, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की बात की गई यहाँ से। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, चलो, ठीक, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास कभी भी नॉन होमोजीनियस, है ना, नॉन होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, किसकी, सेकंड ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है, ठीक। और हमारे पास उसके कोई भी सॉल्यूशन वाई वन वाई टू वाई थ्री सॉल्यूशन हो, ठीक है, एंड वाई वन वाई टू वाई थ्री तीन सॉल्यूशन मान लो, तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन अगर हम बनाते हैं कि सी वन वाई वन प्लस सी टू वाई टू प्लस सी टू वाई टू है ना यहाँ पे, और प्लस सी थ्री वाई थ्री है ना, सी टू वाई टू और प्लस सी थ्री वाई थ्री, तो ये कब सॉल्यूशन होगा, सी थ्री वाई, दिस इज सॉल्यूशन, है ना, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन, इसको हम कोई भी वाई मान लेते हैं, वाई ऑफ एक्स मान लेते हैं, ये सॉल्यूशन हमारा तब बनता है जब सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, यानी कि जो इनके कोफिशिएंट का सम हो जाए, क्या आ जाए, वन आ जाए। यही तो पढ़ रखा है हमने, हम यहाँ पे इसी को अप्लाई करेंगे। अब चलो ए ऑप्शन से देखो, यहाँ से अगर हम ए ऑप्शन देखेंगे तो ए ऑप्शन में क्या बता रहा है, कोफिशिएंट क्या है वाई वन का, सी वन प्लस वन प्लस सी टू माइनस सी वन और माइनस, और जो कोफिशिएंट ऑफ वाई थ्री है वो क्या है, सी माइनस का सी टू है ना, यानी कि माइनस का सी टू। इन तीनों का सम करके देखते हैं, तो सी वन से सी वन यहाँ से क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट, सी टू से सी टू कैंसिल आउट हो जा रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है वन, ठीक है, तो ये करेक्ट है देखा जाए, ऑप्शन वन तो मेरा करेक्ट है। अब ऑप्शन बी चेक करेंगे, ऑप्शन अगर बी चेक करें तो कह रहा है कि देखो सी वन, अब जरा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो सी वन लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, वाई वन माइनस वाई टू प्लस सी टू वाई टू माइनस वाई थ्री, तो हमें वाई वन वाई टू और वाई थ्री का कोफिशिएंट चाहिए, ठीक है, तो वाई वन वाई टू वाई थ्री पहले कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। तो वाई वन का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, सी वन वाई वन, वाई टू दो बार दिया है यहाँ से देखो, तो जो हमारे पास वाई टू का कोफिशिएंट आएगा वो क्या आएगा, सी टू माइनस सी वन हो जाएगा, ठीक है, इधर सी टू यहाँ से सी वन, ये किसका कोफिशिएंट है, वाई टू का, और वाई थ्री का कोफिशिएंट क्या है, फिर से सी टू है। तो अगर हम देखें तो कोफिशिएंट क्या हो गए, वाई वन का कोफिशिएंट सी वन, वाई टू का कोफिशिएंट सी टू माइनस सी वन, और वाई थ्री का कोफिशिएंट माइनस का सी टू। क्या ये वन के बराबर आ रहा है, नहीं, सी वन से सी वन कैंसिल आउट, सी टू से सी टू कैंसिल आउट, ये जीरो आ जा रहा है। तो हमारे पास जो बी ऑप्शन हो गया वो क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया, गलत है। अगर हम सी ऑप्शन की बात करें, ठीक, अब अगर मैं यहाँ से तीसरा ऑप्शन देखें, अपना जो सी ऑप्शन है वो क्या है, सी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं एक बार, तो देखो अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास क्या दिया है, देखो सी वन वाई वन माइनस वाई टू, ठीक है, प्लस सी टू वाई टू माइनस वाई थ्री, और क्या दिया है, प्लस सी थ्री वाई थ्री माइनस वाई वन, ठीक है, यहाँ पे वाई थ्री है, तो वाई थ्री माइनस वाई वन, अब सबको हम साथ में लिख लेते हैं, ठीक है, जो वाई वन के कोफिशिएंट होंगे उनको एक साथ, वाई टू के एक साथ, और वाई थ्री वाले एक साथ, ठीक। तो अगर मैं वाई वन वालों को तो यहाँ लिखता हूँ,
अब मैं अगर यहाँ से क्या करूँ कि जो y1 के हैं, देखो y1 वाले कौन कौन से हैं, तो y1 का आ जाएगा C1 माइनस, ठीक है, यहाँ से y1 का लिखूंगा तो कितना आएगा C1 माइनस C3 y1 प्लस y2 का देखो तो यहाँ से आ जाएगा C2 माइनस C1 y2, और फिर y3 का क्या हो जाएगा C3 और माइनस C2 y3, ठीक है। यानी कि अगर हम y1 y2 y3 के कोफिशिएंट का सम कर दें तो C1 माइनस C3 प्लस C2 माइनस C1 प्लस C3 माइनस C1 कितना हो जाएगा, C1 से C1 कैंसिल आउट हो गया, C2 से C2 कुछ गड़बड़ हो गया क्या यहाँ से, एक बार इसको चेक करूँ। हाँ तो देखो जो लास्ट में हमने यहाँ पे लिखा है ना, ये जो ये वाला है कहाँ गया, लास्ट में जो लिखा था C3 माइनस C2 है यहाँ पे, ठीक है। अब ठीक है, देखो C1 से C1 कैंसिल आउट हो गया, C3 से C3 कैंसिल आउट, C2 से C2 कैंसिल आउट, फिर से अगेन ये जीरो आ गया। हमें ऑप्शन चेक करना है डी, ऑप्शन डी को देख लेते हैं एक बार। तो ऑप्शन डी को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, देखो यहाँ से अगर मैं y1 का कोफिशिएंट देख रहा हूँ तो y1 का कोफिशिएंट क्या है यहाँ से, देखो ये हमारे पास था C1 y1 माइनस y3 प्लस C2 y3 माइनस y2 और प्लस y1, यानी कि जो y1 के कोफिशिएंट है वो आ जाएगा C1 और प्लस 1 y1 प्लस C2, यानी कि माइनस का C2 y2 है ना, और प्लस C2 माइनस C1 y3, ठीक है। इन सबके कोफिशिएंट का सम करोगे तो कितना आएगा C1 प्लस 1 माइनस C2 प्लस C2 माइनस C1, C1 से C1 कैंसिल आउट, C2 से C2 कैंसिल आउट, अगेन क्या आ गया 1 आ गया, मतलब कि ये भी ऑप्शन क्या है करेक्ट है। इसको भी क्या कर देंगे करेक्ट ऑप्शन में लगा देंगे, यानी कि हमारे पास डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी वाला इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास जो कंसेप्ट था किसका, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, इससे भी एक क्वेश्चन आराम से बनना है, ठीक है। इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन आते हो तो इजीली कर सकते हो। टाइम टेकिंग है नहीं, बाकी मैं लिख के उसको बताऊंगा तो टाइम लगेगा, बाकी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या होगा।